नमस्कार दोस्तों, जय जवाहर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, हम लोग लास्ट वीडियो में या अभी हम लोग आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसको कंटिन्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था आधुनिक भारत के इतिहास से मैंने आप लोगों को बताया कि भाई भारत में होम रूल आंदोलन कैसे हुआ, कैसे चलाया गया, क्या उसका महत्व था, किसके नेतृत्व में चलाया गया, है ना। तो हमने देखा था कि भाई 19 जब कांग्रेस निष्क्रिय हो गई थी उसके बाद क्या होता है, भारत में एक समय आता है, मांडले जेल से जब तिलक जी रिहा होके आते हैं, दूसरी तरफ एनी बेसेंट भी रहती है, गरम और नरम दल का विलय होता है और इसी परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत होती है और भारत में एक बार फिर से क्या हो जाता है, राष्ट्रवादी जो गतिविधियाँ थी वो क्या हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो, एक टॉपिक है हमारा लखनऊ अधिवेशन, है ना। लखनऊ अधिवेशन इन द सेंस क्या, आपने जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि कांग्रेस जो होता था वार्षिक अधिवेशन, उसी अधिवेशन में से एक था क्या, लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन 1916। अब अपने को यहाँ जानना क्या है, देखो हमारा मेन टॉपिक है लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता। और लखनऊ समझौता जो हुआ है वो इसी अधिवेशन के दौरान हुआ है, इसी अधिवेशन के अंतर्गत हुआ है, उसी को अपने को यहाँ जानना है। देखो कुछ बातें, लखनऊ अधिवेशन 1916, 1916 मतलब क्या कि 1916 में क्या होता है, अधिवेशन होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लखनऊ अधिवेशन। कब हुआ है, 1916 में, ठीक है जी। अब 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ है इसके अंतर्गत कुछ फैक्ट, नॉर्मल बातें हमको जो ध्यान में रखना है। पहला क्या, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार। मस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है अध्यक्षता, खासकर इस अधिवेशन का, जहाँ जहाँ मैं बोलूँगा उस अधिवेशन की अध्यक्षता आपको याद रखना है। क्लियर। तो जैसे अभी 1905 का अधिवेशन, 1907 का अधिवेशन रासबिहारी घोष वाला, उसके बाद एसपी सिन्हा बताया हूँ 1915 का, 1916 का क्या, अंबिका चरण मजूमदार। इतना तो आपको याद ही रखना है। चलिए ठीक है, आप देखिए कौन से क्रम का है, 31वां अधिवेशन है। क्रम में यदि देखा जाए 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है तब से लेकर इसका क्रम देखा जाए अधिवेशन का, तो कौन से क्रम का है, 31वां क्रम का। तिथि कब का है, 26 से 30 दिसंबर, इस बीच क्या हुआ है, अधिवेशन हुआ है। और स्थान क्या है आपका, लखनऊ है, जो नाम से ही समझ में आ रहा है क्या, लखनऊ अधिवेशन, ठीक। अब इस अधिवेशन में हुआ क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्यों महत्वपूर्ण है यह अधिवेशन, तो आप यहाँ देखो कार्य यहाँ पर लिखा है कि लखनऊ अधिवेशन में क्या क्या कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर कार्य लिखा है आपका, क्या क्या कार्य है, देखो लखनऊ अधिवेशन का इंपॉर्टेंस किस लिए है, तो यहाँ पर आपको कार्य लिखा हुआ है, ठीक है जी। देखिए कार्य, पहला कार्य क्या है यहाँ पर, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में क्या होना, विभाजन होना, वो एक कार्य है। क्या बोला जा रहा है, कांग्रेस के नरम दल और विभाजन होना बोल रहा हूँ। हमने देखा था सूरत अधिवेशन में विभाजन हो गया था और इसके विलय की सहमति 1915 का जो बॉम्बे अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने की थी, उस अधिवेशन में विलय के लिए सहमति बन गई थी। और वही जो सहमति बनी थी और इस अधिवेशन में जाकर क्या होता है, विलय होता है किसका, गरम दल और नरम दल का, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है, इसी समझौते को बोला जा रहा है क्या, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वनडे के लिए एग्जाम के लिए भी है, मेंस के एग्जाम के लिए भी है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट। बाकी आपको लखनऊ अधिवेशन याद रखना है, मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये इंपॉर्टेंट है। क्रम 31वां क्रम है, अब इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है मैं बता रहा हूँ, डेट वेट ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। नाम आपको याद रखना है, अंबिका चरण मजूमदार, जिसकी क्या की थी, इसने अध्यक्षता की थी इस अधिवेशन में। दो कार्य हुए हैं, पहला कार्य क्या हुआ है, नरम दल और गरम दल का क्या हुआ, विलय होता है। दूसरा क्या होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या होता है, समझौता होता है, जिसे बोला जा रहा है क्या, मुस्लिम लखनऊ पैक्ट कहा जा रहा है, ठीक। अब दूसरा चीज़, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, याद रखना है थोड़ा सा यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये कि ये जो विलय हुआ था कांग्रेस और लीग के मध्य, इस विलय में किसका योगदान था, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। एक तो आपका बेसेंट, आपको पता है एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट और साथ में क्या, तिलक, इनके प्रयासों से क्या हुआ है, कांग्रेस में नरम दल और गरम दल का विलय होता है। इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखना, किनका प्रयास था, तो एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से
इनके प्रयासों से क्या होता है, इस कांग्रेस में नरम दल और गरम दल का क्या होता है, विलय होता है। ठीक है जी। चलिए दूसरा काम क्या बोल रहा हूँ, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में क्या होना, समझौता होना। अब इसी को देखते हैं हम लोग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो समझौता की बात हो रही है वो क्या है। चलिए तो क्या है हमारा दूसरा टॉपिक अब इसमें, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट के नाम से जिसको जाता है 1916। पढ़ना क्या है इसमें, देखो पहला देखना है सामान्य बातें, दूसरा क्या पृष्ठभूमि क्या है, तीसरा क्या प्रावधान और चौथा क्या परिणाम। ठीक है कि क्यों यहाँ हुआ उसको देखना है थोड़ा सा, सामान्य बातें, पृष्ठभूमि, प्रावधान और क्या परिणाम, इतने चीज में हम लोग इसको क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए समझिए क्या था। देखो सामान्य बातें क्या था, देखो क्या था में क्या बोला जा रहा है कि 1915-16 का जो समय है ना, ये समय ऐसा हो गया है कि जो कांग्रेस की विरोधी संगठन थी लीग, जिसकी स्थापना कांग्रेस के विरोध में हुआ था, वो लीग कांग्रेस से करीब आती है और कांग्रेस और लीग दोनों के मध्य समझौता होता है, आपस में दोनों मिल जाते हैं और दोनों मिलकर कुछ वक्त के लिए ही सही, दोनों मिलकर क्या करते हैं, फिर ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, हालांकि अल्प समय के लिए। तो ये जो विलय हो रहा है ना, इसी को बोला जा रहा है लखनऊ समझौता। देखो क्या लिखा है, इसके अंतर्गत कांग्रेस और मुस्लिम लीग का आपस में क्या होता है, समझौता हुआ। क्या हुआ, समझौता हुआ। दूसरा क्या, मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो पॉइंट यहाँ लिखा हूं ना मैं, मदन मोहन मालवीय, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं, समझो। इस समझौते का ना विरोध किया था, किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने। एग्जाम में कई बार पूछता है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, इस समझौता के तहत हो क्या रहा है, तो कांग्रेस और लीग दोनों ने एक दूसरे की कुछ बातों को स्वीकार कर सरकार के समक्ष संयुक्त रूप से अपनी मांग रखी। मतलब ये समझौता में क्या हो रहा है, लीग की कुछ बातें को कांग्रेस मान रही है, ठीक है, चलो भाई ऐसा मानेंगे करके, ठीक है, तुम्हारी शर्त स्वीकार है, और लीग भी कांग्रेस की कुछ मांग को मान रही है, और दोनों मिलकर फिर सरकार के समक्ष, ब्रिटिश सरकार के समक्ष कुछ मांगों को रख रहे हैं। इसी को बोला जा रहा है क्या, लखनऊ समझौता। ठीक है, देखो नीचे में मैं कुछ पॉइंट लिखा हूं यहाँ पर, जिससे बोला जा रहा है क्या, इस समझौते को कराने में जिन्ना, तिलक और बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मतलब ये कांग्रेस में और मुस्लिम लीग आपस में जो मिल रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, इसको कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिन्ना, तिलक और बेसेंट की। ठीक है, अब ये जो समझौता हुआ था ना, यहाँ पास आप एक कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा मेरे को, एक क्वेश्चन आपके लिए कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत जिन्ना को किसने बोला। ये जो समझौता हुआ ना, तो जिन्ना की भी इंपॉर्टेंट भूमिका थी मुस्लिम लीग की ओर से, तो जिन्ना को ना किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने क्या बोला है, हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत। ये संज्ञा जिन्ना को तत्कालिक समय में किसने दी थी, कमेंट करके आंसर बताइएगा, आपको पता होगा तो। ठीक है, चलिए अब देखना पृष्ठभूमि, किस पृष्ठभूमि में समझौता हो रहा है। ठीक है जी, चल मतलब ऐसा क्या कारण हुआ कि भाई वो जो मुस्लिम लीग थी, जो कांग्रेस के विरोध में स्टैब्लिश की गई थी, आपने देखा होगा इसकी स्थापना कही थी, मैं जाऊँ 1906 में जब बंगाल विभाजन होता है, जब स्वदेशी आंदोलन चलता है उसके विरोध में कांग्रेस के द्वारा, तो स्वदेशी आंदोलन के विरोध में या कांग्रेस के विरोध में या बंगाल विभाजन के समर्थन में 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। शिमला में पहले जाकर मुस्लिम जो नेता थे वो मिलते हैं ब्रिटिश सरकार से, और उनको बोला जाता है कि कुछ रियायतें दिया जाएगा। तो लालच में आकर वो क्या करते हैं, मुस्लिम लीग का गठन करते हैं कांग्रेस के विरुद्ध, और 1909 में उनको पृथक निर्वाचन दिया भी जाता है। किसको, मुस्लिम लीग को, मुस्लिमों को। तो जिसको कांग्रेस के विरुद्ध में फूट डालो और शासन करो नीति के तहत जिसका गठन ब्रिटिश सरकार ने करवाया था या मुस्लिमों ने किया फिर उसका गठन कांग्रेस से इतर होकर, तो ऐसे क्या कारण थे कि भाई वही मुस्लिम लोग फिर से 1916 में क्या होता है, कांग्रेस के करीब आ जाता है। इसी चीज़ को थोड़ा सा जानना है, याद रखिएगा, वनडे और मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। देखो पृष्ठभूमि क्या बोल रहा है, पहला ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल विभाजन को क्या करना, रद्द करना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, बंगाल विभाजन किया था। इसी के समर्थन में मुस्लिम लीग जगह जगह क्या कर रही थी, सभा सम्मेलन कर रही थी। एक तरफ बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, मतलब जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो बंगाल विभाजन का समर्थन कर रहा था कौन, मुस्लिम लीग, और वो समर्थन में क्या कर रही थी, सभा सम्मेलन कर रही थी।
और विरोध कौन कर रहा था? कांग्रेस कर रही थी, और वो विरोध में सभा और सम्मेलन कर रही थी। ठीक है, और इसी बंगाल विभाजन को, जिसको विभाजन किया गया था, उसको आगे चल के आपने देखा होगा दिल्ली दरबार लगता है 1911 में, उसमें घोषणा किया जाता है कि बंगाल विभाजन को रद्द करते हैं, और 1912 में उसको रद्द भी कर दिया जाता है बंगाल विभाजन को। तो मुस्लिमों को ना इससे धक्का पहुंचा कि सरकार जो बंगाल को विभाजित की थी उसको फिर से रद्द कर रही है, मतलब अपने निर्णय से सरकार पीछे हट गई। ठीक है, इससे मुस्लिम क्या हुए? असंतुष्ट हुए। दूसरा कारण देखो, बाल्कन युद्ध में ब्रिटेन द्वारा तुर्की का साथ ना देना। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप ना डिटेल में पढ़ते हैं बाल्कन युद्ध। अब इसमें होता क्या है, जब बाल्कन युद्ध होता है तो तुर्की जो है ना, इस तुर्की का सपोर्ट नहीं करता है। कौन नहीं करता है? ब्रिटेन। और तुर्की का जो शासक था, इसका जो शासक था तुर्की का, यह शासक तत्कालिक समय में मान लो मुसलमानों का खलीफा था। क्या था? खलीफा। खलीफा मतलब मुसलमानों का वैश्विक स्तर का गुरु। ठीक है, तो यहाँ का जो शासक था वो खलीफा कहलाता था। और ब्रिटेन ने जब तुर्की पर आक्रमण हुआ बाल्कन युद्ध में, तो इसका समर्थन नहीं किया तुर्की का, तो इससे ना मुसलमान असंतुष्ट हो गए। ये भी एक कारण है। तीसरा क्या बोला जा रहा है? ब्रिटिश सरकार द्वारा अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना करने एवं उसे सरकारी सहायता देने से इनकार करना। मतलब ब्रिटिश सरकार जो पहले बोली थी मुसलमानों को हम क्या करेंगे, तुमको रियायतें प्रदान करेंगे, तुमको हम क्या करेंगे, कुछ कुछ मदद करते रहेंगे। ठीक है, वो सबसे अब ब्रिटिश सरकार पीछे हट रही है। एक तरफ बंगाल विभाजन को रद्द कर रही है, तुर्की के खलीफा का सपोर्ट नहीं कर रही है, उसका क्षेत्र संकुचित होते जा रहा है खलीफा का। तीसरा क्या, जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है उसमें सहायता नहीं कर रही है। और देखो, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाई। ठीक है, दमनकारी नीति में देखो, मौलाना अबुल कलाम आजाद के पत्र अल हिलाल, याद रखिएगा इसको, मौलाना अबुल कलाम के पत्र अल हिलाल तथा मोहम्मद अली के पत्र कामरेड, इसको बैन कर दिया सरकार ने। क्या किया? इस पर बैन करवा दिया। तो ये जो मुस्लिम व्यक्ति थे या मुस्लिम नेता थे तत्कालिक समय के, ये पत्रिका निकाल रहे थे। एक अल हिलाल जो किसका था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, और दूसरा क्या, कामरेड जो किसका था? मोहम्मद अली का। इस पर उसने क्या किया? सरकार ने बैन लगवा दिया। प्लस तत्कालीन समय के जो मुस्लिम नेता थे इनको नज़रबंद करवाया। देखो यहाँ पर मैं लिखा हूँ, अली बंधु, मौलाना आज़ाद तथा हसरत मोहानी, इनको क्या करवा दिया? नज़रबंद करवा दिया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये सब काम कर रही है। कौन? गवर्नमेंट कर रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरफ मुसलमानों को मदद भी नहीं कर रही है, दूसरी तरफ उनके खिलाफ भी कार्य कर रही है। इनके नेताओं को क्या कर रही है? नज़रबंद करवा रही है, इनका दमन कर रही है। तो ये कुछ पृष्ठभूमि थी जिसके कारण क्या होता है, लीग है वो क्या होता है, करीब आता है किसके? कांग्रेस के, और दोनों के मध्य समझौता होता है जिसको क्या बोला जाता है? लखनऊ पैक्ट। ठीक है जी, क्लियर हुआ? अब चलो आगे देखो, इसके बाद अब क्या होता है, ये हमने क्या देख लिया? पृष्ठभूमि। ठीक, अब पृष्ठभूमि के बाद क्या था यह समझौता, इसमें प्रावधान क्या था, समझो आप। देखो क्या बोला जा रहा है, प्रावधान। तो लीग जब समझौता करती है तो कुछ शर्त रखती है कि भाई हमारी ये मांगे हैं, आप इसको स्वीकार करो तभी हम आपके साथ मिलेंगे, और आपके राष्ट्र विरोधी या ब्रिटिश विरोधी, सॉरी मैं राष्ट्र विरोधी बोल देता हूँ, गलत बात, कि आपके साथ हम मिलकर ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में क्या करेंगे? सहायता करेंगे। तो कुछ शर्तें थे उनके, उन्हीं शर्तों को कांग्रेस ने क्या किया? स्वीकार किया। तो देखो यहाँ मैं लिखा हूँ, कांग्रेस के द्वारा स्वीकार की गई लीग की मांगे क्या क्या था। तो आपने देखा होगा लीग ने पृथक निर्वाचन की मांग की थी। ठीक है, और इस मांग को 1909 के तहत प्रावधान किया गया था पार्लियामेंटो सुधार में। अभी मैं 1909 का एक्ट इसमें नहीं पढ़ाया हूँ, डालूंगा अगले वीडियो में वो भी। तो क्या होता है, लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को क्या किया गया? स्वीकार किया गया कांग्रेस के द्वारा। ठीक है भाई, आपके लिए पृथक निर्वाचन रहेगा, इसका हम क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। क्लियर हो रहा है? दूसरा देखो, केंद्रीय विधान परिषद में 1/3 सीटों का मुस्लिमों के लिए आरक्षित। जो केंद्रीय विधान परिषद था वहां पर 1/3 सीट क्या होगा? मुस्लिमों के लिए आरक्षित होगा। इस मांग को भी कांग्रेस ने क्या किया? स्वीकार कर लिया लीग का। तीसरा देखो, प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण। मतलब मुस्लिम क्या बोल रहे हैं कि भाई एक तो केंद्रीय विधान परिषद में 1/3
हमारे लिए आरक्षित रहना चाहिए और जितने भी प्रांतीय विधान परिषद है उस प्रांत में हमारी जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में क्या हो, परिषद में सीटों का आरक्षण हो। यह भी उसकी मांग थी। और क्या, यदि अल्पसंख्यक, यदि 3/4 अल्पसंख्यक किसी कानून का विरोध करते हैं तो उस कानून को परिषद के द्वारा पारित नहीं किया जाएगा। ये भी उनकी मांगे थी और इन चारों मांगों को कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया, स्वीकार किया गया। ठीक है जी, तो आपको याद रखना है ये मांगे। पहला क्या बोला जा रहा है, पृथक निर्वाचन की मांग। दूसरा क्या, केंद्रीय विधान परिषद में कितना सीट, 1/3 सीट, और प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के अनुपात में सीट। और यदि अल्पसंख्यकों का अधिकांश भाग, यहाँ लिखा है 3/4 भाग, यदि किसी कानून का क्या करता है, विरोध करता है तो परिषद उस कानून को पारित नहीं करेगी। अब देखना, डेट यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि मैं लिख दिया हूँ। कांग्रेस के द्वारा 19 दिसंबर को यह प्रावधान पारित किया गया। ठीक है, कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया। ठीक है, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, काम करके देखो। यहाँ पर मैं लिखा हूँ, लीग की मांगों को मानकर कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार किया कि भाई ये लीग ही है ना, यही मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब क्या बोला जा रहा है, 1/3 सीट मुस्लिमों के लिए क्या होगी, आरक्षित होगी। मतलब मुस्लिमों का जो हित है वो केवल और केवल कौन कर रहा है, मुस्लिम लीग ही कर रही है। इस बात को ना कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया इस समझौते से। इसका दूरगामी परिणाम हुआ है बहुत, जो विभाजन हुआ है उसका जड़ यहीं से बोया गया है, आप बोल सकते हो सीधा बात। अगर ये स्वीकार नहीं करता कांग्रेस तो हो सकता है कि भाई विभाजन नहीं होता देश का। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पर मैं लिखा हूँ, देखो, लीग की मांगों को मानकर कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को स्वीकार कर लिया कि लीग मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती है। इससे कांग्रेस के भीतर के मुस्लिम हताश हो गए। भाई एक तरफ मुस्लिम लीग है, दूसरी तरफ कांग्रेस में भी तो मुस्लिम नेता है, और कांग्रेस बोल रही है कि ठीक है भाई, लीग ही मुस्लिम का क्या कर रही है, प्रतिनिधित्व कर रही है। तो कांग्रेस के भीतर जो नेता थे ना, ये सब क्या हो गए, हताश हो गए। ये परिणाम में भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या था, इसका प्रावधान था। किसका, कि क्या क्या प्रावधान था। अब ये कौन सा प्रावधान है, वह सभी मांग जिसको क्या कर रही है, कांग्रेस स्वीकार कर रही है। ठीक है, अगला देखो, दोनों ने संयुक्त रूप से अब क्या मांग की। कांग्रेस ने लीग की उन मांगों को स्वीकार किया, फिर दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, सरकार से डिमांड कर रहे हैं। क्या, तो सिंपल से डिमांड रहेगा क्या, कि भाई जल्द से जल्द क्या किया जाए, उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए, परिषद में निर्वाचित सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। मतलब परिषद क्या होता था, जो उस समय का जो था केंद्रीय विधान परिषद, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या वहाँ पर ना नॉमिनेट किया जाता था, कम ही लोगों को निर्वाचित किया जाता था। तो उसी को बोला जाए निर्वाचितों की संख्या बढ़ाई जाए, नॉमिनेट कम किया जाए, अधिकांश को क्या किया जाए, निर्वाचित किया जाए। तो क्या बोला जा रहा है, निर्वाचित सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। बहुमत से पारित कानून, देखो थर्ड क्या लिखा है, परिषद में बहुमत से पारित कानून प्रस्तावों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा बाध्यकारी माना जाना चाहिए। अगर परिषद कोई कानून पारित कर रही है तो ब्रिटिश सरकार के लिए क्या हो, बाध्यकारी हो। हालांकि ऐसा नहीं हुआ था, बट इनकी मांग थी ऐसा होना चाहिए करके। ठीक है, चौथा क्या बोला जा रहा है, प्रांतों में अल्पसंख्यकों को संरक्षित किया जाना चाहिए, ये भी एक डिमांड था। और क्या बोला जा रहा है, सभी प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या करना जाए, अलग किया जाए, पृथककरण है ना, आर्टिकल शायद 50 या 49 ऐसा बोलता है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो ये भी बोला जा रहा है कि क्या, कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या किया जाए, पृथक किया जाए। तो जब लीग की मांगों को कांग्रेस स्वीकार करती है तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, संयुक्त मांग रखते हैं। किसके समक्ष, सरकार के समक्ष। ये उनकी संयुक्त मांगे थी। इस मांग को स्वीकार किया या नहीं किया वो बात की बात है ना। तो इन मांगों को क्या किया गया, उनके द्वारा मांगा गया। तो अभी देखो हम लोग पढ़ना क्या था इसमें, मैं आपको क्या बोला, इसे पढ़ना क्या है भैया अपने को, लखनऊ पैक्ट। सामान्य बातें हमने देखा क्या था, उसके बाद पृष्ठभूमि, बाल्कन युद्ध, बंगाल विभाजन रद्द करना, दमनकारी नीतियां या अलीगढ़ विश्वविद्यालय में सहायता प्रदान नहीं करना, वो उसकी पृष्ठभूमि थी। इसी के कारण क्या हो गए, मुस्लिम कांग्रेस के निकट आ गए। ठीक, और दोनों के बीच समझौता हो गया। प्रावधान हमने देखा कि लीग की शर्तों को स्वीकार किया कांग्रेस ने, और दोनों ने मिलकर क्या किया, संयुक्त मांगे सरकार के समक्ष रखी। अब क्या परिणाम रहा इसका, क्या महत्व रहा, इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, है ना। ये ना प्री कम मेंस के हिसाब से ही हमारा पूरा वीडियो बनेगा, इस चीज को आप लोग माइंड करिएगा, है ना। वनडे एग्जाम में तो मोस्टली क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कोशिश करेंगे मेंस का भी क्वेश्चन ना छूटे, आप लोग डील कर पाओ। देखो क्या बोल रहा हूँ, क्या महत्व रहा,
परिणाम क्या रहा इसका, क्या लिखा है देखो, राष्ट्रीय राजनीति परिदृश्य में हिंदू मुस्लिम एकता का आभास दिया। मतलब हिंदू और मुस्लिम जो अलग अलग हो गए थे, ब्रिटिशों को फूट डालो और शासन करो नीति के तहत किया था ना भाई। मतलब ब्रिटिशों ने ही बोला कि आप एक अलग संस्था की स्थापना करो, हम आपको रियायतें देंगे, तो मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिश हो गई। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस वहीं से अलग अलग काम कर रहे थे, एक बंगाल विभाजन के समर्थन में था, दूसरा बंगाल विभाजन के विरोध में था। तो फूट डालकर वहाँ से अलग अलग शासन कर रहे, दोनों अलग अलग दिशा में काम कर रहे थे। तो जो अलग अलग दिशा में काम कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम अलग हो गए थे, वो हालांकि कुछ समय के लिए क्या हुआ, राष्ट्रीय एकता का आभास दिया। किसने? इस समझौता ने। इस समझौते के कारण मुस्लिम और हिंदू में क्या हुई, राष्ट्रीय एकता का आभास कुछ समय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दिया। यही चीज बोला जा रहा है। हालांकि ये क्या था, आभास था और अल्पकालिक था। मैं क्या बोल रहा हूँ, केवल अल्पकालिक। जब तक होम रूल आंदोलन चला ना तभी तक एकता रहा, उसके बाद फिर से अलग हो गए। समझ में आ रहा है? तो इसी को बोला जा रहा है, हालांकि अल्प समय के लिए ही राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू और मुस्लिम एकता का क्या दिया, आभास दिया। ये एक महत्वपूर्ण इसका क्या था, परिणाम था। दूसरा क्या बोला जा रहा है, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र पर पार्टियों के बीच समझौते से औपचारिक रूप से भारत में सांप्रदायिक राजनीति की स्थापना होती है। मैं क्या बोला, यही वो समझौता है जिसने बंगाल भारत के विभाजन का बीज बोया गया। मतलब ठीक है भाई, आपके लिए पृथक निर्वाचन रहेगा। पृथक निर्वाचन मतलब समझते हैं आप, पढ़ना संविधान सभा, उसका गठन और निर्वाचन, वहाँ तक आपको समझ में आएगा। मतलब सीट उम्मीदवार मुस्लिम ही रहेंगे और वोटर भी मुस्लिम रहेंगे, यही है पृथक निर्वाचन। उसमें हिंदू वोट नहीं दे सकते। तो मुस्लिमों को, मुस्लिम प्रतिनिधि को मुस्लिम वोटर्स के द्वारा ही क्या किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। तो पृथक निर्वाचन को क्या किया, पार्टियों ने स्वीकार किया औपचारिक रूप से, जिससे भारत में क्या होती है, सांप्रदायिक राजनीति की स्थापना होती है, या इसकी शुरुआत हो रही है सांप्रदायिक राजनीति की। ठीक है, अब मैं बोलूँगा एकदम एक्यूरेट, या जो लिखा है वो चीज़ नहीं बोल सकते हैं ना, समझाना है हमको। तो इसका शॉर्ट यदि देखा जाए तो क्या, कि पार्टियों ने क्या किया, इस समझौते के तहत औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान कर दी सांप्रदायिक राजनीति को। वर्ड कुछ भी बोलो, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो सांप्रदायिक राजनीति की स्थापना होती है देश में। तीसरा देखो, कांग्रेस ने मौन स्वीकृति दे दी कि क्या, भारत में अलग अलग हितों वाले दो अलग अलग समुदाय हैं। मतलब क्या, एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग है जो मुस्लिमों के हित के लिए है। अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस ने यही तो स्वीकार किया ना कि हाँ भाई, मुस्लिम लीग है वही मुस्लिम का क्या कर रही है, प्रतिनिधित्व कर रही है। क्योंकि मुस्लिम हित के मांग थी कि क्या 1/3 सीट मुस्लिमों के लिए आरक्षित हो, प्रांतों में जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित हो। मतलब मैं मुस्लिमों का हितैषी हूँ, मेरी पार्टी है। ठीक है, वो ऐसा मान रही है, कांग्रेस को ऐसा स्वीकार नहीं करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, इस बात को स्वीकार कर लिया। तो मौन स्वीकृति दे दी कि भाई अलग अलग हितों वाली अलग अलग समुदाय हैं करके। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है, अब तक कम प्रासंगिक मुस्लिम लीग को कांग्रेस पार्टी के साथ भारतीय राजनीति में अग्रणी स्थान पर ला दिया। मतलब मुस्लिम लीग था, काम कर रहा था, लेकिन उसका उतना महत्व नहीं था, वैल्यू नहीं था उस समय। लेकिन कांग्रेस ने जानबूझकर उसको वैल्यू दे दिया, अपने समानांतर लाके खड़ा कर दिया, उनकी शर्तों को स्वीकार करके। इसी बात को यहाँ बोला जा रहा है कि क्या, इस समझौते ने अब तक कम प्रासंगिक मुस्लिम लीग को कांग्रेस पार्टी के साथ भारतीय राजनीति में अग्रणी स्थान पर ला दिया। समझ में आ रहा है? तो ये ना आप महत्व भी बोल सकते हो और परिणाम भी बोल सकते हो, किसका, लखनऊ पैक्ट का या लखनऊ समझौते का। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या कंप्लीट होता है, लखनऊ समझौता। तो एक तरफ से अब देखा जाए तो हम लोगों ने ना 1918 तक कंप्लीट कर लिया वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अब जो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो, अब हम क्या करेंगे, हम सीधे आएंगे कहाँ पर, हम सीधे आएंगे अब गांधी जी के आगमन से, और गांधी जी के आगमन से उठाकर फिर आगे बढ़ना चालू करेंगे। थोड़ा सा आपका बच रहा है अभी, यहाँ पर छूट रहा है एक्ट वगैरह, है ना, उसको भी मैं लेकर आऊँगा। 1892 का एक एक्ट है, पार्लियामेंट सुधार और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 9 और 19 का, इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, पहले देख लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे कंटिन्यू 1937 तक। वहाँ पर फिर 1935 का अधिनियम उठा लेंगे बीच में, और फिर धीरे से ले जाकर भारत को क्या करेंगे, आज़ाद करेंगे। चलिए, तो आपको आई होप समझ में आया होगा क्या है लखनऊ अधिवेशन
और लखनऊ पैक्ट। ठीक है जी। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़रूरतमंदों तक, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। कंटिन्यू मैं पूरा सीरीज लाऊंगा, अभी पूरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगा, डोंट वरी। चाहे प्री हो चाहे मेंस, आपका क्वेश्चन बनेगा पूरा पूरा, मतलब 90% बनेगा, है ना। 10% क्वेश्चन अगर नहीं बनता तो उसको इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।